गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज डिस्कस करेंगे हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। इसके पहले एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में अल्कलाई एलिमेंट्स और अल्कलाई अर्थ एलिमेंट्स कंप्लीट हो चुका है पहले वाले क्लास में। तो आज डिस्कस करेंगे हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पी ब्लॉक में तो ये हमारे स्टार्टिंग का जो एस ब्लॉक था ये डी ब्लॉक है, स्कैंडियम से ये पूरा जिंक तक होते हुए नीचे ए ब्लॉक है, ये दोनों लाइन। और लास्ट जो दिख रहा है यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ये पूरा बोरोन वाला पूरा लाइन, ये कार्बन वाला पूरा लाइन से ले करके नियोन से पूरा नीचे वाला लाइन ये पूरा आता है हमारा पी ब्लॉक में। हीलियम भी पी ब्लॉक में ही आएगा। तो हीलियम जनरली आना चाहिए था इस ब्लॉक में। तो रीजन हम लोग जान चुके हैं कि क्या रीजन है। तो ये फिलहाल इतना हमारा आ जाएगा पी ब्लॉक में। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे कि पी ब्लॉक में देखेंगे कि हमारा जो पी सब सेल होता है उसमें टोटल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी सब सेल इज 6। सो देयर आर द 6 ग्रुप्स इन पी ब्लॉक, दैट इज द 13 ग्रुप टू 18 ग्रुप। ठीक है कि हमारा 13 ग्रुप है, ये है हमारा 14 ग्रुप, ये है 15 ग्रुप, 16, 17 और 18 ग्रुप। तो फिलहाल इतने ब्लॉक को बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और फिलहाल इस क्लास में हम लोग सिर्फ 1 2 13 और 14 ग्रुप के बारे में ही पढ़ेंगे। 15, 16, 17 और 18 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे क्लास 12 में। तो जैसे कि पहले हम लोग पढ़े थे कि पी ब्लॉक के एलिमेंट जैसे एस ब्लॉक के एलिमेंट, तो व्हाट इज एस ब्लॉक के एलिमेंट। तो वहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि द एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू एस सब सेल इज नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट। सेम यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज पी ब्लॉक एलिमेंट। तो क्वेश्चन आंसर आ जाएगा कि द एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू पी सब सेल, या फिर बोल सकते हैं कि द एलिमेंट हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पी सब सेल आर नोन एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, आर नोन एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद इसका प्रॉपर्टी देखते हैं कि जनरल प्रॉपर्टी या पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जनरल प्रॉपर्टी में वही आएगा, एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऑक्सीडेशन नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देखते हैं कि यहाँ पे दिए गए जनरल प्रॉपर्टी में पहला पॉइंट लिया है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। तो देखते हैं यहाँ पे कि अगर मान लो मैं बोरोन है, कन्फिगुरेशन इसका करूँगा बोरोन का तो 5 एटॉमिक नंबर है। सो द कन्फिगुरेशन ऑफ बोरोन अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल विल बी 1s2 2s2 2p1। ठीक है, तो लास्ट सेल कौन सा हो जाएगा हमारा 2s2 2p1। तो देख रहे हैं वहाँ पे 2s2 2p1 किसके केस में, इसके केस में, बोरोन के केस में। ठीक है, अब एल्यूमिनियम के केस में जाएंगे तो 3s2 3p6 मिलेगा यहाँ पे, 3s2 3p6। तो देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारा जो मेन कन्फिगुरेशन आ रहा है NS1 NP1 NS2 NP1 13 ग्रुप के लिए, और 14 ग्रुप के लिए आ जा रहा है फिलहाल यहाँ पे NS2 NP2, वेयर द N मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मीन्स नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कि कौन से नंबर का ऑर्बिट है, लास्ट वाला ऑर्बिट नंबर का रहता है ये। अगर मान लो जैसे बोरोन के लिए लेंगे तो यहाँ n=2 हो जाएगा, एल्यूमिनियम के लिए अगर लेते हैं तो n=3 हो जाएगा। और जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे n का वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो ये था जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। तो अगर पूछा जाए कि राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो वहाँ पे सीधा सीधा आएगा NS2 NP1 डैश दे करके यहीं पे 6 कर देना है, NP1 से 6 कि पी ब्लॉक पी सब सेल में वहाँ पे 1 से 6 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं पूरे पी ब्लॉक का। और अगर ग्रुप वाइज बोला जाए कि व्हाट इज़ द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ 13 ग्रुप एलिमेंट, तो ये वाला होगा, 14 के लिए ये वाला होगा। अगर 15 आएगा तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, 16 अगर आता है तो ये 4 हो जाएगा, 17 आएगा तो ये 5 हो जाएगा, 18 आएगा तो ये 6 हो जाएगा। इस तरीके से होता है। अगला है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन जैसे देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालेंगे इसका तो एटॉमिक नंबर होता है
जैसे हम बोरोन का ही ले लेते हैं, तो बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5। कन्फिगुरेशन लेंगे ऑक्टेट रूल के हिसाब से 2 3। 3 में कंडीशन होगा -5 या फिर +3। ठीक है, ये दो कंडीशन हो सकता है। और अगर अबाउ प्रिंसिपल के केस में चलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1s2 2s2 2p1। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो एस सब सेल है 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में हमारा सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो हम जानते हैं कि कोई भी सब सेल अगर पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है या फिर हाफ फील्ड होगा तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू पार्शियली फील्ड सब सेल। ठीक है, कि अगर मान लो कहीं पे हाफ फील्ड और कम्प्लीटली फील्ड के बीच में भरा इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर हमारा इस तरीके से होता है। तो ये इजीली यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि स्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर शो कर दिया +1। ठीक, और वहीं पर अगर कहीं पे और जाओगे, किसी और के पास जाओगे, इसके हिसाब से +1 और इसके हिसाब से क्या जाएगा हमारा +3। ये दो ऑक्सीडेशन नंबर फिलहाल यहाँ से आने वाला है। ठीक, तो अलग अलग ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग होगा। ठीक है, तो जैसे 13 ग्रुप के लिए देखेंगे तो +1 +3 दोनों पॉसिबल है। अगर 14 में जाएंगे तो +1 +4 -4 दोनों आएगा और +2 भी शो करते हैं। ठीक है, +2 के लिए हम पढ़ेंगे हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट में होता क्या है कि कार्बन का जैसे यहाँ 14 ग्रुप दिया हुआ है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, कन्फिगुरेशन होगा 1s2 2s2 2p2 ये होगा। ठीक, तो देखते हैं कि यहाँ पे लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, अभी तो कंफर्म है कि ये चारों इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है क्योंकि यहाँ पे जो सेल का नंबर है, ठीक है, ये दूसरे सेल पे है। ठीक है, अगर इसी सेल को यहाँ पे मैं इस 2 को मीन्स n का वैल्यू अगर बढ़ाते जाऊँगा तो नंबर ऑफ सेल से बढ़ते जाएंगे। यहाँ 2 सेल है, 3 सेल आ जाएगा, 4 सेल आ जाएगा, एक्सेट्रा करके। तो जितना ज़्यादा सेल होगा उतना ही ज़्यादा इसका साइज होगा। तो जब साइज को बड़ा करेंगे तो क्या होगा कि इन दोनों के बीच में जो गैप है 2s और 2p के बीच में जो गैप है एनर्जी का, ये बढ़ जाता है। तो 2s और 2p के गैप बढ़ने से क्या होता है कि कार्बन है मान के लो या फिर कोई एलिमेंट ले लेते हैं, तो एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे हो जाएगा और पी ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या होता है कि बॉन्डिंग फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लेता है। ठीक है, लेकिन गैप इतना ज़्यादा हो जाता है दोनों के बीच में कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो ये क्या होता है कि पर्टिकुलर इसी एलिमेंट के न्यूक्लियस के की ओर जो है अट्रैक्ट होकर रह जाते हैं और ये दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन में दूसरे एलिमेंट के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो देखेंगे यहाँ पे, और इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये +2 शो करता है क्योंकि पी ब्लॉक के दोनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन एस ब्लॉक के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे 2s2 वो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करता, जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट इसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन आएगा कि व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्वेश्चन है, आंसर होगा व्हेन वी गो डाउन इन द ग्रुप देन द पार्टिसिपेशन ऑफ एस ब्लॉक electron is reduced, then the participation of s block electrons in the formation of bond is reduced. This phenomena is known as inert pair effect. ये होगा। ठीक है, कि when we go down in the group so then the 2 lone pair of electrons are present in case of 14 group element. First 2 means first pair is of s block means s orbital, and the second lone pair is of p subshell. So on moving down the group, the participation of s orbital electrons decreases due to inert pair effect and the energy differences between the s block and p means s orbital and p orbital। कि नीचे जाएंगे तो दोनों का गैप बढ़ जाएगा एनर्जी का, तो उसमें एस ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉन है, एस ब्लॉक नहीं बोलेंगे, एस ऑर्बिटल बोलेंगे। तो एस ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। इसी फिनोमेना को बुलाया जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगला है हमारा, ठीक है, कि एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट
फ्रॉम इट्स ग्रुप, कि कोई भी ग्रुप जैसे लेते हैं, ठीक है, जैसे हम क्या मान के चलो कि हम एक ग्रुप ये ही ले लिए, ठीक है, बोरोन को ही ले लेते हैं। तो बोरोन में 2 सेल होगा, कार्बन में भी 2 सेल होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, इस सब में 2-2 सेल हैं, लेकिन बाकी सब में 3-3 सेल हैं। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो साइज होगा पहले वाले एलिमेंट का सभी ग्रुप में ये छोटा होगा बाकी सब से, ठीक है। तो साइज छोटा होने की वजह से क्या होता है कि इसका जो कैरेक्टर है बाकी से थोड़ा डिफर हो जाता है, ठीक। कहीं पर देखते हैं कि नीचे वाले एनिक बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन ऊपर वाले सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम और बेरिलियम के केस में पड़े थे, ठीक। तो यहाँ पे जो बिहेवियर है उसका वो थोड़ा एब नॉर्मल हो जाता है, मतलब नॉर्मल नहीं रहता, बाकी लोगों जैसा नहीं रहता, ठीक है। देखते हैं रीजन क्या है, ड्यू टू द स्मॉल साइज एंड हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, कि साइज छोटा होने की वजह से उसको उस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी बहुत ज़्यादा लगता है, जिसके वजह से उसका जो कैरेक्टर है वो एब नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी फैक्टर आ जाएगा। उसके बाद है बोरोन के केस में जब हम लोग देख रहे थे, ठीक है, तो बोरोन के केस में जब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे बोरोन एटॉमिक नंबर 5 था, तो यहाँ पे 1s2 2s2 2p1, ठीक। यहाँ पे 2d नहीं होता, ठीक है, क्योंकि S स्टार्ट होता है 1 से, P स्टार्ट होता है 2 से, D स्टार्ट होता है 3 से और F स्टार्ट होता है 4 से। तो 2 में D नहीं होता, मतलब यहाँ पे D सब सेल हमारा एब्सेंट है। लेकिन जब एल्यूमिनियम के केस में देखेंगे तो यहाँ पे हमारा कन्फिगरेशन आता है 3s2 3p6, 6 नहीं होगा, ये 1 होगा, 3p1, लेकिन यहाँ पे 3d हमारा जो रहता है जो कि 0 रहता है, ठीक है, 3d में हमारा 0 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 3d कम से कम सब सेल तो आ गया ना। तो ये सभी ग्रुप में पहले वाले एलिमेंट में d सब सेल जो है एब्सेंट रहता है, सेकंड में प्रेजेंट होता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि वहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल नहीं मिल पाता, ठीक। तो यहाँ पे है एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स, और तीसरा है मैक्सिमम वैलेंसी इज 4, ठीक है, कि ये 14 ग्रुप एलिमेंट के लिए है, कार्बन के लिए, कि वहाँ पे मैक्सिमम वैलेंसी जो होगा 4 होगा, ठीक है, ऊपर वाले के लिए। लेकिन नीचे जैसे जैसे जाते जाएंगे तो वहाँ पे +4 से +2, मतलब 4 से 2 में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे +2 का स्टेबिलिटी जो है बढ़ता है, +4 का स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है। एक और है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, कि साइज छोटा होने की वजह से ओवरलैपिंग ज़्यादा होता है एटम के बीच में, और ज़्यादा ओवरलैपिंग होने की वजह से वहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा कि NMLS बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन द ग्रुप। अगला 10 मीन्स ग्रुप 13 एलिमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जनरल प्रॉपर्टी में देखेंगे एटॉमिक साइज और आयनिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, ठीक है। तो जनरली ये बोरोन से हम लोग नीचे जाते जाएंगे ग्रुप में थैलियम की ओर, तो हमारा जो साइज है बढ़ता जाता है ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू सेल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा गैलियम और थैलियम का जो साइज है, मीन्स बोरोन से अगर एल्यूमिनियम जाते हैं, ठीक है, साइज बढ़ेगा, ठीक है। एल्यूमिनियम के बाद गैलियम जाएंगे तो साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है। बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम, थैलियम, ठीक है। तो बोरोन से एल्यूमिनियम गए, एल्यूमिनियम से इंडियम गए, इंडियम से गैलियम जाएंगे, ठीक है। बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम, थैलियम, ठीक। तो एल्यूमिनियम से बड़ा होगा इंडियम, लेकिन इंडियम से और एल्यूमिनियम से छोटा होगा गैलियम, ठीक। तो गैलियम के केस में क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं कि हमारा गैलियम कहाँ पे है, अच्छा, ठीक है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो एल्यूमिनियम से जो गैलियम होता है, ठीक है, ये गैलियम का साइज यहाँ पे छोटा हो जाएगा। छोटा होने का रीज़न क्या है कि यहाँ पे हमारे जो डी सब सेल वाले इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। तो गैलियम के केस में चार्ज को बढ़ा देते हैं, ठीक है, और जो इनका शील्डिंग इफेक्ट है, ठीक है, ये थोड़ा कम हो जाता है। शील्डिंग का मतलब होता है कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस, कि हमारी जो डी सब सेल हैं, ठीक है, वो न्यूक्लियस को तरीके से नहीं कवर कर पाते, जिसके वजह से न्यूक्लियस का जो फोर्स है सीधा सीधा लास्ट इलेक्ट्रॉन पे पड़ता है और उसका साइज जो है छोटा हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे लिखा भी हूँ मैं कि ड्यू टू पुअर शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, द साइज ऑफ गैलियम इज लेस देन द साइज ऑफ एल्यूमिनियम,
ये था उसका आंसर। ठीक, अगला है वाई साइज ऑफ गैलियम इज लेस देन एल्यूमिनियम, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। और यहाँ लिखा भी है ड्यू टू द पुअर शिल्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स या फिर डी इलेक्ट्रॉन्स। शिल्डिंग मीन्स कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस बाय इलेक्ट्रॉन होता है, और स्क्रीनिंग मीन्स रिपल्सन बिटवीन द लास्ट टू सब सेल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कि कवरिंग ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसको हम लोग यहाँ से लिखेंगे रिपल्सन बिटवीन या एमोंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लास्ट टू सेल्स। ठीक है, कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो लास्ट टू सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन होता है दोनों के बीच में रिपल्सन होता है। ठीक है, सपोज करो कि यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं, यहाँ पे एक सेल बना लेते हैं, मीन्स एटम बना लेते हैं इस तरीके से। ये एटम हुआ और ये उसका साइज हो गया, ये पहला वाला सेल है, दूसरा वाला सेल। तो इन दोनों मीन्स यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो रिपल्सन होगा ना उसी को बोलेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा हुआ तो ये रिपल्सन ज़्यादा होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर कम हुआ तो रिपल्सन कम हो जाएगा। ठीक, और कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस में शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि अगर न्यूक्लियस है तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, पता चला कि इस इलेक्ट्रॉन मतलब न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर नहीं पहुँच रहा है, इतने में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वही इसको पूरी तरह से कवर करके रख दिए हैं। अगर पूरा कवर कर लिए मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, अगर पूरा कवर कर लेंगे तो ये वाला जो फोर्स है लास्ट इलेक्ट्रॉन पे, ये फोर्स नहीं रह पाएगा। अगर ये इस इलेक्ट्रॉन को अच्छे से नहीं खींच पाएगा तो कंफर्म है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस रिपल्सन बढ़ जाएगा और साइज क्या हो जाएगा इसका, बढ़ जाएगा। तो पुअर शील्डिंग करने का मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियस को कवर नहीं कर पाए, जिसके वजह से इसका जो फोर्स है ये लास्ट सबसेल पे बढ़ गया, और लास्ट सबसेल पे उसका फोर्स ज़्यादा होने की वजह से इसका जो साइज है ये छोटा हो जाता है। तो ये हो गया हमारा शील्डिंग और क्लीनिंग इफेक्ट। अगला है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी में देखेंगे कि एक तो सिंपल सा ऑर्डर पढ़ चुके हैं चैप्टर 3 में कि द आयोनाइजेशन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज लेस देन द सेकंड देन द थर्ड। एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे कुछ एनर्जी लगेगा, सेकंड को निकालेंगे उससे ज़्यादा लगेगा, तीसरे में और ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अब होता इसलिए है कि जैसे अब लोग मान के चलो हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे एक एटम ले लेते हैं। ठीक है, एक एटम ले लिए, मान के चलो कि एक मैं सोडियम ले लेता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन है 2 8। अगर यहाँ पे देखा जाए तो 10 प्रोटॉन होगा और 10 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये 10 प्रोटॉन तो अंदर में ही है, न्यूक्लियस में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है। 10 प्रोटॉन अंदर में है जो बाहर के 10 इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच रहे हैं। सपोज करो कि यहाँ 8 को बजाय 7 कर दिया मैं, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो अंदर में खींचने वाले 10 हो जाएंगे और बाहर में कितने हैं, 9 जने। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अंदर में नंबर बढ़ जाएगा, जिसके वजह से 9 इलेक्ट्रॉन को ये 10 प्रोटॉन अच्छे से खींच के रखता है, और उसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन को अगर निकालते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें लगाना पड़ता है। ठीक, पता चला कि 9 के बाद अगर ये, ठीक है, 9 के बजाय अगर ये 8 हो जाए तो 10 लोग मिल के 8 को खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन द चार्ज मीन्स न्यूक्लियर पावर ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेस एंड increases the power of nuclear charge, the attraction force between the nucleus means proton of nucleus and the electron of outermost electron increases, therefore the required amount of energy to release electron या फिर to remove electron will be maximum। ठीक है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो बोरॉन से एल्यूमिनियम तक यहाँ पे देखेंगे कि डिसकंटिन्यूअस ऑर्डर आता है कि बोरॉन से एल्यूमिनियम तक जाएंगे तो साइज बढ़ता है, जिसके वजह से यहाँ पे जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू कम हो जाएगा। लेकिन एल्यूमिनियम से गैलियम गए, गैलियम से इंडियम गए, इंडियम से एल्यूमिनियम थैलियम गए, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। डिसकंटिन्यूअस का रीजन वही है कि पुअर शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का हम लोग सिंपल सा डेफिनेशन लिखेंगे कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव
द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस एटम, ठीक है, आइसोलेटेड गैसियस एटम, कि एक सिंगल जो एटम है हमारे पास, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना एनर्जी हम वहाँ पे लगा रहे हैं उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर एंथैल्पी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो बोरॉन से एल्यूमिनियम तक ये डिक्रीज होगा, क्योंकि साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में रिलेशन देखेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, साइज जितना छोटा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही ज़्यादा होगा, और पॉजिटिविटी जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो बोरॉन से एल्यूमिनियम तक साइज छोटा होता जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है। फिर एल्यूमिनियम से थैलियम तक जाएगा तो ये बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो पुअर शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से साइज जो है इसका घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक। अगला इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। फिर है केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।